हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय ऑब्सेसिव हस्बैंड। वैसे गाइस, मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं शायद बीच में वीडियो स्किप कर सकती हूँ, मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड हाँ, मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ बट अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ। एंड शायद बीच में एक दिन का स्किप बीच में ले सकती हूँ। मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ, पर पक्का नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपलोड कर सकूँ, बट ये मेरी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी ज़्यादा ठीक हूँ। क्योंकि अगर मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं 2-3 बार तो हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी हूँ। एंड फिर भी मैं अपनी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही। मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं नॉवल भी लिख रही हूँ एंड मेरी स्टडीज़ भी है। सो हो सकता है मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप बाद में निराश ना हो कि आपने बताया नहीं। तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। एंड हाँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट ऐसा नहीं है। मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही है। मैं शायद 2 हफ्तों से बीमार चल रही हूँ। हाँ, 2 हफ्ते हो गए मुझे मेडिसिन लेते हुए। एंड मैंने लिटरली 4 डॉक्टर्स चेंज कर चुकी हूँ। मैंने चेंज कर लिए डॉक्टर्स और मैं अब न्यू डॉक्टर की मेडिसिन ले रही हूँ कि थैंक गॉड मैं इससे ठीक हो जाऊँ। गॉड से यही प्रे करूँगी कि मैं जल्द से जल्द ठीक हूँ। और मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं एक और एफएफ लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है एंड मौसम के साथ साथ हेल्थ ख़राब होना ये नॉर्मल है। एंड मेरे साथ होता है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी सच में बहुत ज़्यादा वीक है एंड मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। इस वजह से ये हो जाता है। एंड अभी मुझे फ़ीवर भी आने लगा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। आपका साथ होगा तो मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगी एंड मेरी स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बकवास करना एंड मैं बताना भी नहीं चाहती थी, बट ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई इस वजह से मैं बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहाँ वांगजी ने लान यांग की एंगेजमेंट वेन्निंग के साथ कर दी थी। एंड दूसरी तरफ हम अकेडमी का सीन देखते हैं, जहां लान यांग जो कि अपनी स्टडीज़ में पूरी तरीके से बिज़ी हो चुकी थी, अपने अकेडमिक शेड्यूल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसे कोई होश नहीं था। तभी वो फिर से वैन चाओ से टकराती हैं। एंड वैन चाओ, जिसके फादर ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी और लान यांग की मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि लान यांग ऑलरेडी वैन निंग से इंगेज्ड है। एंड ये बात जानकर वैन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि एक लड़की जिसके ऊपर उसका दिल आया वो ऑलरेडी किसी और की है। और ये जानकर वैन चाओ, उसका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। और साथ में सुशे, वो भी बिल्कुल खुश नहीं था। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या सच में लान यांग की मैरिज वेन्निंग से हो चुकी है, बट ये बात एम्परर ने बोली है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। एंड ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। हाँ, वो वेन्निंग को नहीं जानता, लेकिन एम्परर वेन्निंग को जानता है, क्योंकि वेन्निंग एक ग्रेट मेज है एंड वेन्निंग की पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी मैजिकल पावर बहुत हाई है। इसी वजह से एम्परर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैजिक टावर पर उनका कोई बस नहीं चल सकता। और वहीं जैसे ही वैन चाओ यांग यांग को देखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यांग यांग को देखता है जो कि आ रही थी, वो जानबूझकर यांग यांग से टकराता है एंड उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारता है। यांग यांग ज़मीन पर गिर जाती है एंड वो वैन चाओ की तरफ गुस्से से देखती है, जहाँ वैन चाओ खुद उसे बहुत गुस्से से घूर रहा था। वो यांग यांग के पास आता है एंड उसके चिन को पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, कि तभी यांग यांग उसके हाथ को अपने चेहरे से दूर हटाते हुए कहती है, डोंट टच मी। भले ही तुम एम्परर के बेटे हो, भले ही तुम एक प्रिंस हो, लेकिन भूलो मत मैं भी एक ड्यूक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। भले ही मेरी फैमिली का स्टेटस तुम्हारी फैमिली जितना हाई ना हो, लेकिन हम कोई ऐरे गहरे लोग नहीं हैं जिसको तुम जब चाहे जैसे चाहे बुली कर सकते हो। ये सुनकर
ऐसा लग रहा था कि वेंचाओ के जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। और वहीं सूशे भी आगे आते हुए कहता है, प्रिंसेस आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, भूलिए मत ये एक प्रिंस है। ये सुनकर लान्यांग उठती है, सीधा उस यानी कि सूशे के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है। सूशे जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है क्योंकि लान्यांग ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। लान्यांग उसके पास जाती है एंड उसकी कॉलर पकड़ कर कहती है, आवाज़ नीचे, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सको। एंड ये बोल कर वो सूशे को वही फेंक कर फिर वेंचाओ की तरफ देख कर कहती है, और तुम भले ही एम्परर के बेटे हो, भले ही प्रिंस हो, लेकिन तुम क्राउन प्रिंस नहीं हो, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात करो, तुम्हारा स्टेटस मुझसे ज़्यादा हाई नहीं है। एंड ये बोल कर वो वहीं पर अपनी बुक्स को उठाती है, वहाँ से निकल जाती है। वहीं वेंचाओ बहुत गुस्से में वहीं खड़े पिलर पर एक ज़ोर से पंच मारता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है, लान्यांग हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी इंसल्ट करने की, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को चुकाना पड़ेगा। वेंचाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो फिर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। और उसके पीछे सूशे जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, लान्यांग ये तुमने ठीक नहीं किया मुझ पे हाथ उठाकर, भले ही मैं प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और ये बोल कर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। यहीं लान्यांग जो कि अपने रूम में आती है, वो देखती है कि वहाँ पर लेटर्स पड़े हुए हैं, ये इसके भाई के थे, इसलिए लान्यांग उन्हें उठाती है, उन्हें पढ़ने लगती है, जहाँ कुछ में नॉर्मल बातें लिखी हुई थी। वांग जी ने उसे वहाँ के महल की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो उससे नॉर्मली बात कर रहा था। ऐसे ही 2-3 लेटर्स पढ़ने के बाद उसके पास वो लेटर आता है जो अभी फ़िलहाल वांग जी ने भेजा था, जिसमें वांग जी ने उसकी और वेन्निंग की इंगेजमेंट की बात उसे बताई थी। ये चीज़ें देखकर लान्यांग के माथे पर बहुत ज़्यादा चिंता की लकीरें आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक उसके भाई ने उसकी सगाई क्यों कर दी। हाँ, ये बात शायद वो समझ सकती थी वेंचाओ के उस बर्ताव से, पर फिर भी उसने वांग जी को खत ना लिखकर उससे खुद मिलने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब उसका यहाँ 1 साल कंप्लीट होने वाला था और उसे छुट्टियों में अपने घर तो जाना ही था। इसलिए वो जल्दी ही एक लेटर अकेडमी के हेड को लिखती है, जहाँ वो उनसे छुट्टी के लिए परमिशन लेती है और उसे जल्दी ही परमिशन मिल जाती है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जो कि अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो चुका था। विंग ने उसे बहुत बार खत लिखा था, लेकिन वांग जी ने उसके एक भी लेटर का कोई आंसर नहीं दिया। वांग जी खुद अपने आप में बहुत बिजी चल रहा था। तभी उसके पास लान शिचैन आता है। लान शिचैन को देखकर वांग जी सोचता है कि इस वक्त उसे क्या काम है, जिस पर लान शिचैन उसे बताता है कि वी वुशान फिर से यहाँ आ गया। और ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर ऐसा था कि कौन सी नई खबर है, क्योंकि वी वुशान इस 1 साल में पता नहीं कितनी बार यहाँ पर आया था। सबको तो शक होने लगा था कि पता नहीं वी वुशान यहाँ करने क्या आता है, लेकिन वी वुशान यहाँ अक्सर आता रहता था, लान वांग जी से अक्सर मिलता रहता था। वांग जी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वी वुशान कब उसका पीछा छोड़ेगा, लेकिन विंग उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं वांग जी को भी उसका यहाँ आना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि विंग भले ही दुनिया के सामने कितना भी सख्त बने, लेकिन वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट बन जाता था। जब भी वांग जी को कुछ भी अजीब लगता था, विंग हमेशा उसकी हेल्प करता था। विंग उससे बहुत प्यार से बातें करता था। सारी दुनिया के लिए सख्त रहने वाला इंसान वांग जी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट किटन की तरह बर्ताव करता था। वांग जी जैसे बोले विंग वैसे करने के लिए तैयार हो जाता था। अभी वांग जी जो कि अपने उसी ऑफिस रूम में बैठा हुआ था, तभी दरवाज़ा खुलता है और विंग अंदर आता है। ये देखकर वांग जी कहता है, ड्यूक वी वुशान आपको पहले, लेकिन इससे पहले वांग जी कुछ और बोलता। विंग लान शिचैन को जाने का इशारा करता है। लान शिचैन चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनके जाते ही रूम में क्या होने वाला है। एंड वांग जी कहता है, ड्यूक वी वुशान आप इस तरीके से हमारे सर्वेंट को ऑर्डर, लेकिन तभी विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है। वांग जी कुछ और बोलता है, विंग उसे उठाता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी को उसकी वो तेज़ हार्ट बीट फील हो रही थी। वांग जी विंग को थोड़ा सा दूर करके कहता, ये आप क्या कर रहे हैं।
जिस पर विंग वांगजी के चेहरे को पकड़कर बड़े ही चिंता भरी आवाज में कहता है, वांगजी तुम्हें पता है, जब से मुझे ये बात समझ में आई है, ये बात पता चली है कि एम्परर ने तुम्हारे पास खत भेजा है तुम्हारी बहन की शादी को, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा चिंता में था। मुझे लग रहा था कहीं वो एम्परर अपनी बेटी की शादी तुमसे ना कर दे। तुम्हें पता है ये दुख मेरे लिए कितना बड़ा हो जाता। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा कि मेरा ना खाने में मन लग रहा था ना पीने में मन लग रहा था। और ये सब बोलते हुए ही बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा था। ये देख कर वांगजी अपनी बोहे बिल्कुल उठा लेता है, बिल्कुल इकट्ठी कर लेता है और वो विंग को घूरने लगता है, जहाँ वो देखता है कि विंग के फिंगर्स पर अभी भी लिटरली अभी भी क्रीम लगी हुई थी, जिसे वो शायद अभी कुछ खाते हुए आ रहा था। हाँ, क्योंकि ये विंग की हैबिट ही थी, उसे बहुत बार खाते हुए आने की आदत है और विंग को स्वीट को ज़्यादा ही पसंद थी। वो बहुत ज़्यादा स्वीट खाता था, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता था और वांगजी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता भी था। इसलिए तो विंग को कभी कुछ नहीं कहता था कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें एक वर्ड नहीं बोलूँगा। एंड विंग करता भी वही था जो उसके मन में आता था। हर एक चीज़ चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, विंग अपने मन की करता था और वांगजी ऐसा करने देता था, क्योंकि उसे भी पता था कि विशान कभी किसी की नहीं सुनता, आज तक सुनी है जो सुनेगा। और वांगजी मानता भी था इस चीज़ को। एंड अभी विंग जिस तरीके से बर्ताव कर रहा था, वांगजी एक अपना रुमाल उठाता है एंड विंग के फिंगर्स को क्लीन करते हुए कहता है, झूठ बोलने से पहले सबूत मिटाना सीखो। ये सुनकर विंग देखता है कि वांगजी क्या कर रहा था और विंग अपनी बनी स्माइल वांगजी को पास करता है एंड कहता है, तुमने देख लिया? जिस पर वांगजी कहता, तुम्हारा तो खाने का मन नहीं था ना? जिस पर वांगजी कहता, मुझे टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है। उस पर वांगजी उसके सर को हल्का सा अपने सर को सहलाता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे बताओगे कि किस वजह से तुम यहाँ आए हो? जिस पर विंग कहता है, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। जिस पर वांगजी कहता है, और ये मदद किस चीज़ में चाहिए थी? इस पर विंग कहता है, तुम तो जानते हो कि तुमने अभी एम्परर का मतलब रिश्ता ठुकराया है एंड मेरी शिजी की शादी जिन सिशवान से होने वाली है और मेरे मदर फादर चाहते हैं कि शादी जल्दी हो। इस पर वांगजी कहता है, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर विंग कहता है, मुझे शादी थोड़ी सी टालनी है, तो तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इस पर वांगजी अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, और वो कैसे? इस पर विंग कहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम एक काम करो, अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट अनाउंस कर दो। ये सुनकर वांगजी कहता है, और इससे क्या होगा? इस पर विंग कहता है, एंगेजमेंट होगी तो पहले तुम अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट कर दो एंड उसके बाद मैं 2 साल बाद अपनी सिस्टर की वेडिंग अनाउंस कर दूंगा। जिस पर विंग अपने एक वांगजी विंग कैसे देख रहा था, और मैं ऐसा क्यों करूं? इस पर ही वांगजी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो, मैं तुम्हारा क्यूट सा स्वीट सा लवर नहीं हूँ क्या? अपने लवर के लिए इतना नहीं कर सकते? और वांगजी सुनकर शौक था, लवर कब से? और वांगजी बोल भी देता है, कब से तुम मेरे लवर हो? जिस पर विंग कहता है, जब से हमारे बीच में वो सब हुआ है। हाँ वांगजी, तुम भूल गए कितनी बार मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया है, तुम मेरे इतना नहीं कर सकते? कम से कम मेरी उन रातों की मेहनत को तो याद रखो, मैंने कितनी मेहनत की है रात को। और ये बोलकर वो अपने पसीने को इस तरीके से साफ करता है कि पता नहीं उस बेचारे ने कितनी मेहनत की है। और वांगजी विंग की पूरी नौटंकी देख रहा था कि किस तरीके से बर्ताव कर रहा है। एंड वो विंग को घूरते हुए कहता है, विशान तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे, और मैंने कब कहा था कि तुम वो मेहनत करो? जिस पर विंग कहता, पर मैंने तुम्हारे लिए की ना, देखो तुम्हारे चेहरे पर कितना ग्लो है, देखो तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, और तुम्हारी बॉडी भी। ये बोलकर वो वांगजी की बॉडी पर अपने हाथ को फिराता है, जिस पर वांगजी उसके हाथ को पकड़ करता, अपने हाथों को कंट्रोल में रखोगे? जिस पर वांगजी कहता है, कर तो रहा हूँ अपने हाथों को कंट्रोल, वैसे भी कब मैं अपने इन हाथों को फ्रीली तुम्हारी बॉडी पे घुमा पाऊँगा? वो तो सिर्फ रात को ही पॉसिबल है। इस पर वांगजी कहता है, तुम जा रहे हो अभी? इस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हारी बहन की सगाई तक यही रुकने वाला हूँ। जिस पर
वांग जी कहता है किसने कहा? जिस पर विंग कहता है मैंने। जिस पर वांग जी कहता है मैं अलाउ नहीं करूँगा। इस पर विंग कहता है तुमसे पूछ कौन रहा है? जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर विंग कहता है खुशी खुशी। जिस पर वांग जी कहता है तुम पागल हो। जिस पर विंग कहता है तुम्हारे लिए। जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जिस पर विंग कहता है कहाँ से? इस पर वांग जी कहता है अपने घर से। इस पर विंग कहता है पर मैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहूँगा और क्या अच्छा लगेगा कि ड्यूक विभूषण तुम्हारे दरवाजे पर बैठे हैं, कितनी इंसल्ट होगी ना तुम्हारी। एंड ये बोल कर और वांग जी के शोल्डर्स पर अपने सर को रख लेता है। जिस पर वांग जी उसके सर को झटक कर कहता है दूर रहो मुझसे। इस पर विंग कहता है अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो तुम मेरे हो एंड ये बात मैं पूरी तरीके से बोल सकता हूँ, यू आर माई। एंड ये बोल कर वांग जी के दोनों चिक्स पर किस करता है। जिस पर वांग जी कहता है आई हेट यू। जिस पर विंग कहता है बट आई लव यू। जिस पर वांग जी कहता है तुम क्या हो? जिस पर विंग कहता है तुम्हारा लवर। जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर विंग कहता है अभी अभी तो बोला कि ले लो, किससे मना किया है? एंड वो दोनों ऐसे ही बहस कर रहे थे तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। ये देखकर वांग जी कहता है अब किसको मिर्ची लगी है? कौन हर वक्त मेरे दरवाजे पर नॉक करता रहता है? पता नहीं किसकी आदत ख़राब है। जिस पर विंग भी चिढ़कर कहता है किसकी आदत ख़राब है जो हमारे स्वीट मोमेंट को ख़राब कर रहा है? जिस पर वांग जी कहता है मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। जिस पर विंग कहता है हाँ मुझे तुमसे प्यार करना है। एंड ये बोल कर वो बड़ा ही क्यूट सा फेस वांग जी को दिखाता है। जिस पर वांग जी अपने मन में कहता है कौन कहेगा कि विलन है? एंड ये बोल कर वो अपने सर को झटकता है क्योंकि वांग जी की सच में विलन वाली हरकतें नहीं थी। वो विंग बिल्कुल एक क्यूट लिटिल बेबी की तरह रिएक्ट कर रहा था। एंड ये देख कर वांग जी का सच में मन कर रहा था कि अपने सर को दीवार में देकर मारे। एंड अब फिर से दरवाज़ा खुलता है एंड वांग जी विंग से बिल्कुल अलग हो चुका था एंड अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंटेबल बना लिया था कि कोई उसकी ये ना कहे कि ये कर रहा था अंदर इसके साथ। एंड वो देखता है कि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि लान से चांद खड़े हैं जो देखकर वांग जी उन्हें पूछता है कि वो किस लिए आए हैं। इस पर लान से चांद उन्हें लेटर देकर वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ज़्यादा टाइम यहाँ रुके तो ये विभूषण नाम की जो आफत उनके मास्टर के गले में पड़ी है ये उन्हें घूरता ही रहेगा। हाँ कह सकते हैं कि वांग जी के गले में एक आफत पड़ी है जिसका नाम विभूषण और विभूषण उसके लिए कितना पागल है ये बात वांग जी वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। एंड वो देखता है तो ये ख़त्म। जब वांग जी से पढ़ता है तो ये म्या का था। एंड ये देख कर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आती है। ये देख कर विंग भी उस खत को उसके पास आकर बिल्कुल वांग जी के बिल्कुल पास आकर उस खत को पढ़ने लगता है जहाँ मैंने वांग जी को लव लेटर लिखा था। एंड ये देख कर विंग की तो लिटरली उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, उसकी जल कर उसका बुरा हाल हो गया था। एंड वांग जी उस लव लेटर को पढ़ रहा था एंड ये देख कर विंग को और गुस्सा आता है। एंड वो उसके हाथ से उस लव लेटर को छीनता है और उसे फेंक देता है। एंड अभी हमारा वांग जी जो कि टेबल पर बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा था एंड विंग जिसने उसके दोनों हाथों को उसके बैक के पीछे लॉक कर रखा था, वो गुस्से से बोल रहा था लव लेटर, हाँ लव लेटर लिखने लगी है वो तुम्हें, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ने बोल कर वो वांग जी को हल्का सा पुश करता है। वांग जी चलो कर विभूषण ये मेरा ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं। जिस पर विंग कहता है हाँ ये मेरे लवर का घर है। जिस पर वांग जी कहता है मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ। इस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स डार्लिंग तुम मेरे लवर हो, मानो चाहे ना मानो, लेकिन 1 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। जिस पर वांग जी कहता है कौन सा रिलेशनशिप? जिस पर विंग कहता है यही रिलेशनशिप। जिस पर वांग जी कहता है हम दोनों एनिमी हैं। जिस पर विंग जिसने वांग जी की शर्ट के बटन्स खोल दिए थे एंड उसका हाथ वांग जी के चेस्ट पर था, वो वहाँ से हलाते हुए कहता है कौन एनिमी एक दूसरे के साथ ऐसा इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं? एंड ये बोल कर वो वांग जी को टच करने लगता है। एंड वांग जी बड़ी मुश्किल से अपने आवाज़ को कंट्रोल कर रहा था तभी विंग उसे कान में विस्पर करके कहता है डार्लिंग बताओ मुझे कौन सा एनिमी अपने एनिमी के बेड में उसे सर्व करता है? कौन सा एनिमी अपने एनिमी के साथ वाइल्डली इंटीमेट होता है? कौन सा एनिमी अपने एनिमी के साथ हर रात वो सब करने की डिमांड करता है? एंड ये बोलते हुए वो जिस तरीके से वांग जी को टच कर रहा था, वांग जी अपनी आवाज़ों को किस तरीके से दबा रहा था, ये बात सिर्फ वांग जी जानता था। एंड वांग जी अपने मन में लिटरली वांग ही वो जिसकी सोल थी
जो कि इस नॉवल में इनकार्नेट हुआ था, वो अपने मन में चिल्लाते हुए कह रहा था ये इस नॉवल का विलन है, ये इस तरीके से क्यूट पपी की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों ये अपनी विलन वाली वाइब क्यों नहीं शो कर रहा, क्यों, ये तो एक ऑब्सेसिव पागल डोमिनेटिंग माफिया था, अभी ऐसा क्यों हो गया। एंड बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो गया था। एंड वहीं विंग जो कि वांगजी के पैंट्स को अब बिल्कुल अनटाई कर देता है। एंड वांगजी जो कि कहता देखो विंग प्लीज़ यहाँ मत करो। उस पर विंग कहता है सॉरी बेटी तुम्हारी गलती है, यू नो ना मैं तुम्हारे लिए कितना ऑब्सेसिव हूँ, मैं कितना पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए, और तुम उस म्याम्या के साथ लेटर एक्सचेंज कर रहे हो, हाँ वो भी बिना मेरी परमिशन के। एंड ये बोल कर वांगजी को हल्का सा टेबल पर पुल करता है। एंड उसके बाद उसके अंदर एंटर होता है। वांगजी की चीखें निकल जाती हैं। एंड विंग उसके साथ ही इंटीमेट होते हुए कहता है अगर आज के बाद मैंने तुम्हारा उस म्याम्या का कोई भी कनेक्शन सुना ना, तो यू नो ना बेबी मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा, यू नो ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। वे वुशान एक माफिया किंग है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। एंड तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के साथ 1% भी शेयर नहीं कर सकता। एंड सुनकर वांगजी अपने माइंड को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन विंग उसे वो मौका भी नहीं देता। वांगजी ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हैं कहता है वी विशाल तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स डार्लिंग तुम ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो अपने आप को वांगजी पर बार बार फोर्स कर रहा था। एंड वांगजी जिसकी आवाज़ें अनकंट्रोलेबल हो रही थी, एंड वो कैसे खुद को रोक रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पैर अब कांपने लगे थे, लेकिन विंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो वांगजी के साथ वहीं पर बहुत ही टाइम तक इंटीमेट होता है। एंड जब विंग सेटिस्फाई होता है वो वांगजी से अलग होता है, वांगजी को उसके कपड़े पहनाता है। और उसके बाद वो वांगजी को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देख कर वांगजी उसके शोल्डर्स पर मारते हुए कहता है यू माफिया किंग, यू माफिया, यू गैंगस्टर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ वो सब करने की। और तुम, जिस पर विंग धीरे से कहता है तुमने एंजॉय नहीं किया। इस पर वांगजी कहता है एंजॉय कौन करता है इसे, तुम पागल हो गया। जिस पर विंग कहता है बट मैंने तो खूब एंजॉय किया। एंड जितना मैंने तुम्हारी आवाज़ें सुनी आई थिंक तुमने भी मुझसे ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि मैं बैठने में बहुत अच्छा हूँ। जिस पर वांगजी कहता है तुम एक बीस्ट हो। इस बार विंग कहता है ये बीस्ट सिर्फ तुम्हारा है, और आज के बाद तुम उस म्याम्या के आसपास भी नज़र नहीं आओगे। जिस पर वांगजी कहता है मैं आऊँगा। पर विंग वांगजी को उसके रूम में ऑलरेडी ला चुका था। दरवाज़ा बंद करता है, वांगजी को बेड पर फेंकता है, जिससे वांगजी को बहुत पेन होता है, क्योंकि अभी वांगजी रिकवर भी नहीं हुआ था। एंड विंग फिर से उसके ऊपर आते हुए कहता है क्या कहा तुमने। सर वांगजी थोड़ा सा पीछे होते हुए डरते हुए कहते क्या कर रहे हो तुम। जिस पर विंग कहता है क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा बोलना। एंड ये बोलकर वो वांगजी के ऊपर झुकने लगता है। वांगजी विंग की आंखों में वो जलन, वो गुस्सा सब कुछ देख पा रहा था, क्योंकि वांगजी जानता था कि विंग इस नॉवल का कितना ऑब्सेसिव और कितना डोमिनेटिंग और पॉजेसिव माफिया है। उसने तो म्याम्या को पिंजरे में कैद कर दिया था, और यहाँ विंग उसके साथ लेटर एक्सचेंज कर रहा था। वो वांगजी के साथ क्या करेगा, और ये सोच कर वांगजी को बहुत डर लग रहा था। हाँ भले ही वो लान वांगजी की बॉडी में हो, लेकिन वो वांगी वो था, उसे डर लग रहा था। ये लान वांगजी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा। जिस पर विंग कहता है पक्का। जिस पर वांगजी कहता है हाँ पक्का। जिस पर विंग कहता है गुड बॉय, तुम्हारे लिए बेटर होगा। और ये बोल और वो वांगजी की बाहों में अपने सर को रख कर कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हें डराना बिल्कुल पसंद नहीं। यू नो हाउ मच आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर तुम जब ऐसी हरकतें करते हो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं पसंद कि तुम उस म्याम्या के करीब जाओ, मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और लड़की के पास जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, सिर्फ मेरे बनकर रहो।
क्या तुम इतना नहीं कर सकते लानवांग जी? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन बस मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के करीब जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो, सिर्फ मेरे। ये बोलते हुए इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो सो जाता है। वहीं वांग जी उसकी बातें सुन रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी को भी अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी, क्योंकि जो प्यार उसे कभी नहीं मिला वो प्यार उसे अब मिल रहा था। विंग का प्यार उसे मिल रहा था, उसकी फैमिली का प्यार मिल रहा था, उसे सबका सपोर्ट मिल रहा था। जो चीज़ उसे कभी नहीं मिली उसे वो सारी चीज़ें मिल रही थी, और जो चीज़ लानवांग जी के लिए बहुत ज़्यादा थी, बहुत काफ़ी थी उसके लिए। और इससे लानवांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो विंग के फोrehead पर एक प्यारा सा किस करता है, धीरे से कहता है आई लव यू व्यूशान। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं तुम और पागल ना हो जाओ मेरे लिए, लेकिन ये बात मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, एंड मैं भी तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टोरी है, ये नॉवल है, एंड इसमें जो होना है वो होकर रहेगा, एंड मैं चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर सकता। एंड ये बोलते हुए वो विंग को अपनी बाहों में भर लेता है, एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में लानवांग जी सो जाता है। और वही अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में विंग उठता है, वो देखता है कि लानवांग जी ऑलरेडी उठ चुका है एंड वो तैयार हो चुका है। एंड अभी वांग जी जो कि टी पी रहा था, ये देखकर विंग कहता है काफ़ी जल्दी उठ गए। तो फिर वांग जी कोई जवाब नहीं था, एज़ यूजुअल कोई आंसर नहीं। फिर देख कर विंग मुँह बनाता है एंड जाता है, एंड वो भी तैयार होता है। उसके कपड़े ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे, वो उन कपड़ों को पहनता है एंड वो दोनों नीचे आते हैं। जहाँ वो दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर कोई इनका वेट कर रहा है। एंड एक लड़की को देखकर वहाँ विंग ऑलरेडी इरिटेट हो चुका था कि हम जी के आगे पीछे लड़कियाँ क्यों घूमती हैं। तभी वो देखता है कि दरवाजे से म्याम म्या आ रही है, एंड म्याम म्या को देखकर विंग का रिएक्शन वाज लाइक इसकी ही कमी रह गई थी। एंड हाँ जी जो कि उस दूसरी लड़की को देख रहा था जिसके वाइट हेयर थे, एंड उसने एज यूजुअल नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वांग जी जाता है एंड बड़े ही प्यार से उस लड़की के बालों को सहलाता है, और ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वांग जी का हाथ हटाने ही वाला था कि तभी वांग जी बड़े ही प्यार से उसका नाम लेते हुए कहता है लान्यांग तुम कब आई। एंड ये सुनकर लान्यांग टर्न होती है, एंड विंग जो कि फर्स्ट टाइम लान्यांग को देखता है। उसने आज तक लान्यांग को कभी नहीं देखा, हाँ सुना है लेकिन देखा नहीं है। वो देखता है तो लान्यांग हो बहू वांग जी की तरह दिखती थी। हाँ उनके कुछ फेशियल फीचर्स बिल्कुल सेम टू सेम थे, बस सर कितना था कि लान्यांग एक लड़की थी एंड वांग जी एक लड़का था, इतना ही उनके बीच में अंतर था, वरना उनके फेस बिल्कुल सेम थे। एंड लान्यांग वांग जी को देखती है एंड उठती है, उसे हक करते कहती है गग्गा आप कैसे हो। इस पर वांग जी भी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लान्यांग तुम कैसी हो। इस पर लान्यांग कहती हूँ बहुत खुश और बहुत अच्छी। एंड ये बोलकर वो वांग जी को टाइटली हक करती है। एंड वहीं विंग जो कि लान्यांग को बस एक देखे जा रहा था कि क्या वो अपने वांग जी की फ़ोटोकॉपी देख रहा है। हाँ बिल्कुल वांग जी की फ़ोटोकॉपी। एंड वो एक मिनट लान्यांग को देखे जा रहा था, और ये चीज़ लान्यांग को भी महसूस होती है। एंड वो वांग जी की तरफ देखती है एंड फिर वो अपने एटिकेट्स के अकॉर्डिंग विंग को ग्रीट करती है एंड उसे ग्रीट करते हुए कहती है ड्यूक वेवशान, ड्यूक लानवांग जी की सिस्टर का आपको प्रणाम है। एंड ये सुनकर विंग धीरे से कहता है ठीक है। एंड ये बोलकर वो भी जाकर अपनी चेयर पर बैठता है। तभी जो म्यामा थी वो दौड़ कर आती है एंड वांग जी से कहती है ड्यूक लानवांग जी। एंड ये बोलकर वो वांग जी को ग्रीट करती है एंड वो विंग को भी ग्रीट करती है एंड विंग जो कि मुँह बनाता है। एंड फिर उसके बाद वांग जी म्यामा को खाने के लिए कहता है कि चलो लंच ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड ये सुनकर म्यामा खुशी खुशी बैठ भी जाती है, बट इस बार उसे मौका नहीं मिलता वांग जी के पास बैठने का, क्योंकि वांग जी के पास ऑलरेडी लान्यांग बैठी थी। इसलिए म्यामा अपना मुंह बनाकर जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाती है, जो कि ऑब्वियसली विंग के पास थी। एंड म्यामा इस चीज़ से भी खुश थी कि कम से कम उसे ड्यूक वेवशान के पास बैठने का तो मौका मिला। एंड विंग जिसे पूरा का पूरा ब्लैक अटायर कैरी किया हुआ था एंड उसके ने अपना जो ब्रॉच लगा था उस पर पर्पल कलर का डायमंड लगा हुआ था। एंड विंग देखने में हद से ज़्यादा हैंडसम तो था ही, साथ ही वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था। एंड विंग बड़े ही एलिगेंटली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था।
और वो लोग साथ में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ म्याम ऑब्वियसली बातें कर रही थी क्योंकि उसको हैबिट थी। एंड वांग जी बस बीच बीच में उसकी बातों का जवाब दे रहा था एंड विंग बड़े आराम से अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेकिन बीच बीच में वो म्याम वांग जी को घूरना बिल्कुल नहीं भूला था। लान्या जो कि ऑब्जर्व कर रही थी, हाँ वो ऑब्जर्व कर रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे झटका लगा था ड्यूक विवुशियान को अपने इस मैंशन में देखकर। शॉकिंग था उसके लिए क्योंकि उसका भाई और ड्यूक विवुशियान तो एनिमी है ना, तो फिर वो एक मैंशन में क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा शॉक उसे तब लगा जब दोनों साथ में आए। एंड अभी ड्यूक विवुशियान का बिहेवियर म्याम के लिए, क्योंकि जितना उसे पता था ड्यूक विवुशियान को लड़कियों में इंटरेस्ट था और म्याम काफ़ी खूबसूरत है। एंड उसे लगा था कि ड्यूक विवुशियान शायद म्याम में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ का तो सिनेरियो ही चेंज था, जहाँ ड्यूक विवुशियान उसी के भाई को घूरने में बिजी है। एंड ये चीज़ उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल थी, हाँ उसके लिए थोड़ी शॉकिंग थी। बट फिर भी अपने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं लाती, एज यूजुअल वांग जी की तरह। और अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद सब लोग गार्डन गेम में थोड़ा टहलने के लिए आते हैं, जहाँ म्याम वांग जी के साथ चल रही थी इस बार। एंड लान्या जो ऑब्वियसली विंग और वांग जी के बीच में थी फ़िलहाल टाइम, क्योंकि वांग जी ने उसे अपने साइड में किया था एंड वो इस वजह से विंग और वांग जी के बीच में आ गई थी। एंड वो देख रही थी कि विंग किस तरीके से वांग जी को देख रहा है, किस तरीके से म्याम को घूर रहा है। एंड ये चीज़ बिल्कुल नहीं बच रही थी, इसलिए लान्या धीरे से बहुत ही अपने आप को संभालते हुए अपने भाई से परमिशन लेती है कि क्या वो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में अब नहीं पिसने वाली। क्योंकि ड्यूक विवुशियान बीच बीच में उससे भी घूर रहे थे कि तुम बीच में क्या कर रही हो, साइड में हटो। एंड ये चीज़ उससे फील हो चुकी थी, इसलिए वो साइड में निकल जाती है। एंड वो दूर से उन तीनों को देखती है, जहाँ वांग जी जो कि म्याम के साथ बातें कर रहा था एंड विंग उन दोनों को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लव ट्रायंगल चल रहा है। एंड ये देख कर उसे हंसी भी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था। एंड वो अपने मन में कहती है मज़ा आ गया, आज इस बार का मैंशन का टूर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड ये बोलकर वो बड़े ही आराम से वहाँ घूमने लगती है। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं, जहाँ वांग जी बड़ी मुश्किल से म्याम से पीछे छुड़वाता है एंड उसे रवाना करता है। म्याम जाती है तो वो वांग जी को बोल कर जाती है कि वो वांग जी से फिर से मिलने आएगी। एंड वांग जी बस अपना सर हिला देता है। म्याम के जाने के बाद वांग जी जैसे ही टर्न होता है, उसके सामने विंग का गुस्से से जलता हुआ चेहरा था। ये देख कर वांग जी थोड़ा संभलता है, 2 कदम पीछे लेता है एंड विंग से थोड़ा संभलते हुए कहता है ड्यूक विवुशियान। इस पर विंग कहता है क्या चल रहा था ये सब। इस पर वांग जी कहता है हाँ क्या चल रहा था ये सब, मैं बस बात। तभी विंग वांग जी के बिल्कुल करीब आकर कहता है बात कर रहे थे तुम उस म्याम से, क्या बात कर रहे थे तुम। दिख रहा था मुझे किस तरीके से हंस कर बातें कर रहे थे तुम दोनों। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, क्या मैं अंधा हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता तुम्हारा उस म्याम के बीच क्या चल रहा है। भूलो मत मैं भी एक ड्यूक हूँ, ड्यूक विवुशियान नाम है मेरा। ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। एंड थोड़ी देर बाद विंग वहाँ से गुस्से में निकल भी जाता है वांग जी को कुछ बातें सुनाकर कि तुम्हारा और म्याम का अफेयर चल रहा है, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इतना ज़्यादा स्वीट हूँ। एंड ये सारी चीज़ें सुनाकर वो वहाँ से निकल चुका था। एंड विंग वहाँ से निकलते हुए सीधा टाउन की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में लान्या मिलती है, जो कि अभी किसी सिपाही से बात कर रही थी कि उसे टाउन में जाना था एंड कोई भी उसे जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, क्योंकि वो प्रिंसेस है तो उसे इतनी इजीली नहीं जाने दिया जाएगा। एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी एंड उसका मूड भी ख़राब हो चुका था। वो जा रही थी कि तभी उसे विंग दिखा एंड उसने जो वांग जी और विंग का इंट्रैक्शन अभी तक फील किया था, उससे समझ गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो इस गड़बड़ का फ़ायदा क्यों ना उठाए। इसलिए वो विंग के पास जाती है एंड विंग जब देखता है कि लान्या उसके पास आ रही है, वो रुक जाता है। एंड वो लान्या को देखकर कहता है प्रिंसेस आपको मुझसे कुछ काम है। इस पर लान्या विंग को ग्रीट करती है, कहती है ड्यूक विवुशियान क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। इस पर विंग कहता है जी बोलिए। जिस पर लान्या बिल्कुल अपने शब्दों को सहजता से सजाते हुए कहती है ड्यूक विवुशियान मुझे टाउन में जाना है और जैसा मैं देख रही हूँ आप भी टाउन में जा रहे हैं। इस पर विंग की एक आईब्रो उठ जाती है। ये देख कर लान्या कहती है मैं बस आपसे
इतना कह रही हूँ कि आप मुझे महल से बाहर लेकर चलिए, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं, अब मैं टाउन में अकेले घूम लूँगी। इस पर यही कहता है, आप एक प्रिंसेस हैं, आप इस तरीके से अकेले टाउन में नहीं घूम सकती, ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। जिस पर लान्यांग कहती है, ड्यूक विभूषण मेरी बात मानिए। जिस पर विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जो सुनकर लान्यांग बस अपना सर हिलाती है। विंग जाने लगता है कि तभी लान्यांग पीछे से बोलते हैं, अगर आप मुझे महल से बाहर लेकर जाएंगे तो मैं आपको मौका दूंगी मेरे भाई को इम्प्रेस करने का, और मैं अपने भाई का एक सीक्रेट आपको बताऊंगी। एंड ये सुनकर विंग के कदम रुक जाते हैं, उसके कान खड़े हो जाते हैं। लान्यांग जो कि विंग को रुकता हुआ देखते हैं, उसके कान खड़े देखती है, वो समझ जाती है कि उसका तीर निशाने पर लगा है, मतलब विंग जाल में फंस गया। एंड ये सोचकर उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है एंड वो विंग के पास जाती है एंड धीरे से कहती है, ड्यूक विभूषण क्या आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं? मैं अपने भाई को इम्प्रेस करने का आपको एक मौका दूंगी। ये सुनकर विंग अपने एक आईब्रो उठाकर पूछता है, और आप ऐसा क्यों करेंगी? जितना मैं जानता हूँ आप एक लड़की हैं एंड आप मुझे भला ये क्यों देंगे, और आप अपने भाई को ही क्यों चीट करेंगी? एक तरीके से आप अपने भाई को धोखा देंगे। जिस पर लान्यांग कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे भाई के दिल में भी आपके लिए कुछ तो है। ये सुनकर विंग के चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल जिसे वो छुपा रहा था वो दिख रही थी। लान्यांग समझ रही थी कि विंग खुश है क्योंकि उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसे ये बात पसंद आई। इस पर लान्यांग थोड़ा सा विंग के करीब आती है, जिस पर विंग उसे घूर कर देखता है। जिस पर लान्यांग कहती है, ऐसे मत देखिए, मैं आपको सिर्फ अपने बड़े भाई की नज़र से देखती हूँ। ये सुनकर विंग थोड़ा रिलैक्स होता है। जिस पर लान्यांग उसके पास आकर कहती है, आप भी मुझे अपनी छोटी बहन समझ सकते हैं, आखिर हम रिश्तेदार होने वाले हैं। जिस पर विंग स्माइल कर कहता है, काफ़ी स्मार्ट हो तुम। जिस पर लान्यांग कहते हैं, बचपन से। एंड ये बोलकर वो विंग को हल्का सा आँख मार कर कहती है, अगर आप मेरे भाई को इम्प्रेस कर लेते हैं तो आप मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे एंड मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विंग कहता है, पर तुम्हारा भाई तो कहता है कि हम दुश्मन हैं। इस पर लान्यांग कहते हैं, उनका दिमाग ख़राब है, वैसे भी जो हमारे एल्डर्स हैं वो उन पर प्रेशर बना रहे हैं मैरिज के लिए, और अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। और जितना मुझे पता है उनकी नज़रों में या तो एम्परर के कोई रिलेटिव निकलेंगे या फिर वो म्यामा निकलेगी जो कि इनडायरेक्टली उस एम्परर से रिलेटेड है, और आप नहीं चाहेंगे कि आप जिसे पसंद करते हैं उसी की शादी में आप इनवाइट हो। ये सुनकर विंग उसे घूर कर देखता है। जिस पर लान्यांग कहते हैं, अगर आप मेरी बात के लिए एग्री हैं, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, तो चलिए हम साथ में टाउन चलते हैं। जिस पर विंग कहता है, मैं चलूँगा तुम्हें लेकर, लेकिन तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड ज़रूर जाएगा। एंड ये बोलकर वो चलने लगता है। लान्यांग कहते हैं, तो मुझे अकेला जाना है। इस पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने जैसा कहा कि हम रिलेटेड होने वाले हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड की बहन का अच्छे से ख्याल रखूं, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। एंड सुनकर लान्यांग खुश हो जाती है एंड वो विंग के पीछे पीछे निकल पड़ती है, और वो यहाँ से सीधा विंग के साथ टाउन में निकलती है, जहाँ विंग अपने रास्ते एंड उसके साथ एक दो बॉडीगार्ड एंड एक बॉडीगार्ड लान्यांग के ज़बरदस्ती पीछे विंग लगा देता है। लान्यांग इसके लिए बहुत ज़्यादा मना करती है पर विंग नहीं मानता एंड वो आखिर में मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देख कर विंग को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता है, हाँ उसे थोड़ी सी खुशी मिलती है क्योंकि लान्यांग की जो हरकतें थी वो ऑब्वियसली वांग जी काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी, और उसका मुँह बनाना, उसका वो इरिटेट होना बिल्कुल वांग जी की तरह था, इसलिए विंग को मज़ा आता है। लान्यांग वहाँ से निकल जाती है एंड अब हम वांग जी को देखते हैं जो कि लाल सचिन से बात कर रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि बहुत सारे इनलीगल मार्केट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं एंड बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में वांग जी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। एंड वांग जी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो सब सुनकर वांग जी पर सख्त एक्शन लेने की बात करता है, और उसे पता चलता है कि जो डायमंड्स हैं
उनकी स्मगलिंग हो रही है एंड वांग जी उस पर भी सख्त एक्शन की बात करता है। ऐसे ही कुछ और बातें चलती हैं एंड उससे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स का हमला भी बढ़ रहा है और उन्हें सिपाही भेजने पड़ेंगे मॉन्स्टर हंटिंग के लिए। इसलिए भी वांग जी इसके बारे में सोचता है और हाँ भी कर देता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी एंड आपको मेरा ये पार्ट भी पसंद आया होगा, और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। एंड जो भी लोग मेरी स्टोरीज़ पर कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आपके इसी प्यार की वजह से मैं अपनी स्टोरीज़ को और अच्छे से लिख पा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।